तो हेलो एवरीवन, आई एम अक्षय एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दी थर्मोडायनेमिक्स। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि आज से हम थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने वाले हैं। थर्मोडायनेमिक्स जेई-मेन, जेई-एडवांस और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी बड़ा चैप्टर है और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो थोड़ा सा तुम ये चीज पहले फिजिक्स में भी पढ़ चुके होगे, काफी चीजें तुम्हें सिमिलर मिलेगी, लेकिन बहुत सारी चीजें तुम्हें यहाँ पे डिफरेंट भी मिलने वाली है। तो आज हम अपने लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आज फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम जनरली ये देखने वाले हैं कि क्या क्या इसके अंदर हम टर्म यूज करेंगे, क्या इसकी बेसिक डेफिनेशन है, क्या इसका बेसिक्स है। जो भी बेसिक चीजें हैं जनरली हम वो फर्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। सेकंड लेक्चर से हम इसके न्यूमेरिकल पार्ट पे जंप करने वाले हैं। तो आज जो भी जनरली चलने वाला है वो पूरा क्या चलने वाला है, पूरा थ्योरेटिकल पार्ट चलने वाला है। तो चलते हैं सबसे थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर। सबसे पहले हम थर्मोडायनेमिक्स वर्ड के बारे में देखते हैं कि क्या एक्चुअली होता है थर्मोडायनेमिक्स का मीनिंग। तो थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली एक ग्रीक वर्ड है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि द वर्ड थर्मोडायनेमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, जिसमें जो हमारा थर्मोस वर्ड है उसका मतलब होता है हीट और डायनेमिक्स का मतलब होता है फ्लो। मतलब हीट का जो फ्लो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोस का मतलब क्या बोला है यहाँ पे, हीट, एंड डायनेमिक्स का मतलब क्या हो गया, फ्लो। तो फ्लो ऑफ हीट को समझने के लिए हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं। एक तरीके से ये समझ सकते हो कि हीट के फ्लो को समझने के लिए हम क्या पढ़ते हैं जनरली यहाँ पे, थर्मोडायनेमिक्स। तो आई थिंक एक फर्स्ट चीज क्लियर होगी। यहाँ पे कुछ खास नहीं है, कुछ खास चीज नहीं है, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि ये वर्ड कहाँ से डिराइव किया हुआ है। सेकंड चीज चलते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में हम करते क्या है। तो थर्मोडायनेमिक्स में जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले वाले चैप्टर्स के अंदर हमने देखा हुआ है कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं। जैसे तुमने फर्स्ट लॉ पढ़ा होगा, फिजिक्स के अंदर सेकंड लॉ पढ़ा होगा, तो वहां पे तुमने देखा होगा कि हम जनरली एनर्जीज की बात करते हैं, वर्क की बात करते हैं, हीट की बात करते हैं, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, इन सब की बातें करते हैं। तो ये सारे एक एनर्जी के एक फॉर्म है। तो हम क्या करते हैं कि एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर हम उसको ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे बस क्या कर सकते हैं कि उसके डिफरेंट फॉर्म जो है, जिससे हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उनके डिफरेंट फॉर्म्स को हम जनरली थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स, और जनरली इसकी डेफिनेशन ये होती है कि हम इसके अंदर क्या पढ़ते हैं, जनरली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। ठीक है। अब सेकंड चीज यहाँ पे आती है कि क्यों पढ़ना है, क्या रीजन है कि हमें थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना पड़ता है। तो थर्मोडायनेमिक्स हमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देता है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारी रिएक्शंस में काम आती है और काफी यूजफुल है अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें। तो देखते हैं कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या क्या वो एक्चुअली हमें बताता है। सबसे पहली चीज यहाँ पे लिखी हुई है, टू डिराइव एट व्हाट कंडीशंस द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड ड्यूरिंग अ चेंज। इक्विलिब्रियम के बारे में तुम्हें थोड़ा बहुत पता होगा। इक्विलिब्रियम का सिंपल मीनिंग क्या होता है कि जनरली हम रेट जब इक्वल होती है उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स हमें इंफॉर्मेशन देता है कि वो जो इक्विलिब्रियम आएगा उसका टेम्परेचर का क्या कंडीशन होगा, उस टाइम पे प्रेशर क्या हो जाना चाहिए तब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, उसकी डेंसिटी क्या हो जानी चाहिए तब इक्विलिब्रियम आ जाएगा। सारी कंडीशंस को कौन बताता है, थर्मोडायनेमिक्स हमें एक्सप्लेन करता है कि इक्विलिब्रियम आने के लिए कंडीशंस क्या क्या है। डेंसिटी की कंडीशन हो सकती है, प्रेशर अगर ये हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा, टेम्परेचर की कंडीशन ये हो जाएगी तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इन सारी इंफॉर्मेशन को कौन देता है हमें, थर्मोडायनेमिक्स। सो आई थिंक फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया होगा कि थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या एक्सप्लेन करता है। सेकेंड चीज की बात करते हैं, टू डिराइव द वेरियस लॉज। अब हमारे केमिस्ट्री में कुछ डिफरेंट लॉज होते हैं जो हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, जैसे लॉ ऑफ मास एक्शन, जैसे फेज रूल। तो उन रूल्स को समझने के लिए हमें थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत पड़ती है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि बहुत सारे रूल्स यहाँ से डिराइव हो सकते हैं। थर्ड चीज है टू प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी। ये फिजिबिलिटी वर्ड का क्या मीनिंग है, फिजिबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी, ये चीज पॉसिबल है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा, ये चीज बताता है हमें थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर। थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है कि सपोज कोई रिएक्शन हो रही है तो वो रिएक्शन किस कंडीशन पे पॉसिबल है, या वो रिएक्शन होगी या नहीं होगी। सपोज हमारे पास दो सब्सटेंस हमने उनको मिला दिया, क्या वो रिएक्ट करेंगे या वो नहीं करेंगे, ये चीज हमें बताएगा थर्मोडायनेमिक्स। आई थिंक चीज क्लियर होगी। तो किसी भी प्रोसेस की फिजिबिलिटी को कौन एक्सप्लेन करता है, फिजिबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी को कौन एक्सप्लेन करता है, थर्मोडायनेमिक्स। अगला चीज है टू प्रोवाइड रिलेशनशिप बिटवीन हीट, वर्क एंड मिजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मिजरेबल प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है,
मेटर की कौन कौन सी प्रॉपर्टी को मेजर कर सकते हैं, उसका मास, उसका वॉल्यूम, उसका टेम्परेचर, उनके बीच में। और सपोज जो सिस्टम वर्क करता है, जो सराउंडिंग के ऊपर वर्क करता है, या सिस्टम वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, हीट हम एब्जॉर्ब करते हैं, सिस्टम एब्जॉर्ब करता है, रिलीज करता है, इन सब के बीच में जो रिलेशनशिप आता है वो हमें थर्मोडायनेमिक्स से मिलता है। तो आई थिंक ये चीज भी क्लियर होगी, चारों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि हमें थर्मोडायनेमिक्स क्या एक्सप्लेन करता है। फिर से समझा रहा हूँ, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट चीज हमें क्या एक्सप्लेन करता है, हमें एक्सप्लेन करता है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या होगी, कब इक्विलिब्रियम आएगा, कब इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। इक्विलिब्रियम अगर ये हमने कंडीशंस रखी तो क्या इक्विलिब्रियम है, तो ये हमें थर्मो बताएगा कि वो इक्विलिब्रियम आया है या नहीं आया है। सेकेंड चीज, वो हमें कुछ स्पेशल रूल्स जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री में यूज आते हैं, उन रूल्स की इंफॉर्मेशन भी हमें थर्मोडायनेमिक्स से मिलती है, थर्मोडायनेमिक्स की वजह से हम उनको डिराइव कर पाते हैं। थर्ड चीज है फिजिबिलिटी। ये जो थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के लास्ट तक हम फिजिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें बस यही सीखना है कि कब होगा और कब नहीं होगा। अगर हमें ये पता लग जाएगा कि कोई भी प्रोसेस इस होगी या नहीं होगी, तो हम बता सकते हैं कि रिएक्शन पॉसिबल है या रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि थर्ड पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें ये पॉसिबिलिटी, हमें ये फिजिबिलिटी के बारे में बताता है किसी भी रिएक्शन की। पॉसिबिलिटी, पॉसिबल है या नहीं है, ये कौन बताएगा हमें, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर। और कैसे बताएगा ये हम आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर पढ़ने वाले। फोर्थ पॉइंट हमें ये बताएगा कि जो भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज है मैटर की, उनका और वर्क, उसके ऊपर जो वर्क करते हैं या वो खुद वर्क करता है, उसको हीट दे रहे हैं या उससे हीट रिलीज हो रही है, इनके बीच में जो रिलेशंस आता है वो हम थर्मोडायनेमिक्स से निकालते हैं। तो ये यहाँ पे कुछ 4 ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं, इसकी वजह से मैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ता है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशंस के बारे में। तो जैसे कि पहले हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे, अब क्या चीजें हैं जो थर्मोडायनेमिक्स हमें एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो सबसे पहली चीज है जो थर्मोडायनेमिक्स हमें एक्सप्लेन नहीं कर पाता, कि जो भी थर्मोडायनेमिक्स के लॉज है, जो भी थर्मोडायनेमिक्स के रूल्स है, वो ओनली मैक्रोस्कोपिक लेवल पे लगते हैं। मैक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब क्या है कि सपोज अगर मेरे पास ये जो मार्कर है, ये मार्कर एक सिस्टम की तरह बिहेव करेगा। सिस्टम की तरह बिहेव करने का मतलब है कि मैं इसको ऑब्जर्व करूंगा कि अगर मैं इसका टेम्परेचर चेंज करता हूं, इस पे ऊपर अगर प्रेशर लगाता हूं, तो इसमें क्या चेंजेस आएंगे। अब मैं इस पे ये नहीं देखूंगा कि इसके जो एटम है उस पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, मैं इस पूरे मार्कर के ऊपर देखने वाला हूं। तो ये मैक्रोस्कोपिक लेवल है, मतलब एक बल्क लेवल में देख रहा हूं, मैं मॉलिक्यूल लेवल पे इसको नहीं देख रहा हूं। मॉलिक्यूल लेवल का मतलब होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल, और पूरे बल्क लेवल का मतलब होता है मैक्रोस्कोपिक लेवल। मतलब मैं इसको मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ऑब्जर्व कर रहा हूं, लेकिन मैं इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ऑब्जर्व नहीं कर रहा हूं। तो सबसे पहली लिमिटेशंस यही हमारी निकल के आती है कि हम थर्मोडायनेमिक्स के लिए ओनली हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे लगा सकते हैं, हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उसको नहीं लगा सकते। सेकेंड चीज, इट सजेस्ट फॉर द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। अभी जैसा हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव्स के अंदर कि फिजिबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी, कोई भी रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, ये कौन बताएगा हमें, थर्मोडायनेमिक्स। होगी या नहीं होगी ये कौन बताएगा हमें, थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन कितने टाइम में हो जाएगी ये नहीं बताएगा। सपोज कोई रिएक्शन को कंप्लीट होने में 5 मिनट लगते हैं, मतलब वो रिएक्शन हो रही है, तो ये हो रही है ये चीज कौन बता गया हमें, थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन 5 मिनट में होगी ये नहीं बताएगा, 10 मिनट में होगी ये नहीं बताएगा, कुछ रिएक्शंस को सालों लग जाते हैं होने में, तो ये थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताता। बस वो इतना बता देगा कि होगा, कितनी देर में होगा ये वो चीज हमें एक्सप्लेन नहीं करता है। थर्ड चीज पे चलते हैं, टेल्स अस अबाउट द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। सपोज कोई सिस्टम है, सपोज ये जो मेरे पास मार्कर रखा हुआ है, इस मार्कर का मैंने क्या किया, टेम्परेचर, इसको जलाना स्टार्ट कर दिया। तो इसकी इनिशियल स्टेट थी, उसमें कुछ इसका टेम्परेचर था, जलाया तो उसका टेम्परेचर बढ़ा, और टेम्परेचर सपोज स्टार्टिंग में 25 डिग्री सेल्सियस था, इसका टेम्परेचर दिया मैंने और मैंने इसको 35 डिग्री सेल्सियस कर दिया। तो जो थर्मोडायनेमिक्स से हमें वो बस इतना बताएगा कि इसका जो टेम्परेचर था वो स्टार्टिंग में 25 डिग्री था, बाद में 35 डिग्री हो गया। लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि किस तरीके से मैंने उसका टेम्परेचर बढ़ाया, क्या मैकेनिज्म मैंने फॉलो किया उसका टेम्परेचर बढ़ाने में। पॉइंट समझ में आ रहा है? या तो मैं इसको गैस के चूल्हे के ऊपर रख देता हूं, या ऐसे लाइटर से इसको जलाने की कोशिश करता हूं। बहुत सारे तरीके मेरे पास जलाने के लिए, क्या मैकेनिज्म फॉलो किया, कितना टेम्परेचर एक साथ दिया, इस चीज पे मैटर नहीं करता, ना ही इस चीज को मैं थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन करता है। बस वो हमें इतना बता देगा कि स्टार्टिंग में 25 डिग्री था, वो 25 डिग्री 35 डिग्री में कन्वर्ट हो गया, बस। लेकिन किस तरीके से किया ये हमें थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन नहीं करेगा। तो आई थिंक चीजें क्लियर होगी कि किस तरीके से हमें थर्मोडायनेमिक्स क्या चीजें बताता है और क्या चीजें हमें एक्सप्लेन
एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो चीजें अगर समझ में आ गई हो तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे या फिर कहीं पे नोट डाउन कर लोगे। जैसा कि हमने देखा कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन क्या है, थर्मोडायनेमिक्स क्यों पढ़ना पड़ रहा है और थर्मोडायनेमिक्स चीज हमें क्या चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। इन सारी चीजों को पढ़ने के बाद हम आते हैं थर्मोडायनेमिक्स की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी पे। कुछ टर्म्स जो हमेशा थर्मोडायनेमिक्स के अंदर यूज आएंगे, तो क्या क्या वो टर्म्स है, उन टर्म्स का क्या मीनिंग होता है। अगर वो मीनिंग हमें क्लियर होगा तो जब क्वेश्चन के अंदर वो वर्ड दिया होगा तो हमें उस वर्ड से चीजें पता होनी चाहिए कि हमें क्या बोलना चाह रहा है। तो ये सारी चीजें क्लियर करने के लिए सबसे पहले हम इसकी सबसे पहले टर्मिनोलॉजी को पढ़ेंगे। तो आज अभी हम वही स्टार्ट करने वाले हैं टर्मिनोलॉजी से, टर्मिनोलॉजी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। टर्मिनोलॉजी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सबसे पहला टर्म है सिस्टम। व्हाट इज द सिस्टम? सिस्टम कोई भी ऐसी चीज जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे कि ये डस्टर रहा हमारा, इस डस्टर को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि अगर इस डस्टर को मैं जला दूंगा तो क्या होगा, अगर इस डस्टर को मैं प्रेस करूंगा तो क्या होगा, इस डस्टर के साथ क्या क्या होगा। ये सारी चीजें किसके ऊपर ऑब्जर्व कर रहा हूं मैं? डस्टर के ऊपर। तो ये डस्टर मेरा सिस्टम है, इसको मैं एज अ सिस्टम बोलूंगा कि कोई भी ऐसी चीज जिसको मैं थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन, मतलब इसके ऊपर चेंजेस को ऑब्जर्व कर रहा हूं, वो एक सिस्टम की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी से तुम पहले फिजिक्स के अंदर भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, यहां पे भी देखते हैं। सिस्टम के बाद अगला, सिस्टम की जैसे डेफिनेशन एक बार रीड कर लेते हैं। द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स व्हिच इज चूजन फॉर द थर्मोडायनेमिक्स कंसिडरेशन। थर्मोडायनेमिक्स कंसिडरेशन के लिए यूनिवर्स का जो पार्ट कंसीडर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टम। इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अलावा जितना भी पार्ट बचा हुआ है वो सारा पार्ट होगा सराउंडिंग। सराउंडिंग उस चीज को बोलेंगे कि जो सिस्टम के अलावा जितना भी पार्ट बचा हुआ है वो सारा पार्ट क्या होगा? हमारा सराउंडिंग होगा। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स नोन एज सराउंडिंग। तो सिस्टम और अगर सराउंडिंग को एक्चुअली मिला देंगे तो एक तरीके से क्या बन जाएगा? पूरा यूनिवर्स बन जाएगा। तो सिस्टम एक तरीके से वो चीज जिसको हम चूज किया है किसके लिए? थर्मोडायनेमिक्स की ऑब्जर्वेशन के लिए। इसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसके ऊपर चीजें अगर वेरी करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? उसको क्या बोल रहे हैं? सिंपल सिस्टम। सिस्टम के अलावा जो पार्ट बचा उसको क्या बोला हमने? सिंपल सराउंडिंग। थर्ड टर्म है बाउंड्री। बाउंड्री टर्म का मतलब सिंपल क्या है? बाउंड्री टर्म का मतलब है कि सिस्टम उस सराउंडिंग को जो सेपरेट करे, जो अलग करे, वो चीज को हम बाउंड्री बोलेंगे। तो कोई भी ऐसी चीज जो किस को अलग कर रही है? जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग कर रही है, उस चीज को हम सिंपल क्या बोलेंगे? बाउंड्री। तो सपोज जैसे डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये एक सिस्टम है, सिस्टम के ये पूरा ये जो भी इसके अंदर बनाया हुआ सिस्टम है, सिस्टम के बाहर वाला पार्ट पूरा सराउंडिंग है और ये जो डॉटेड लाइन यहाँ पे दिख रही है या जो भी ये ब्लैक से लाइन दिख रही है पूरा बाउंड्री है। तो बाउंड्री कोई भी किसी चीज जो सराउंडिंग और सिस्टम को सेपरेट करती है, उस चीज को हम क्या बोलेंगे? बाउंड्री। बाउंड्री रियल भी हो सकती है, बाउंड्री इमेजिनरी भी हो सकती है। रियल बाउंड्री का मतलब क्या है कि सपोज जिस कमरे के अंदर तुम बैठे हो उसके पास वाला कमरा, तो जिस कमरे के अंदर बैठे हो उसको मैं ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा हूं कि उस कमरे के अंदर मैं अगर आग जला देता हूँ, लकड़ियां लाके क्या कर दिया मैंने? आग जला दिया। आग जलाने तो उस कमरे का टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ जाएगा और मैं पास वाले कमरे में बैठा हुआ, तो पास वाला कमरा सराउंडिंग है और जिस कमरे के अंदर तुम बैठे हुए हो वो क्या? सिस्टम है। तो सिस्टम के अंदर मैं चेंज कर रहा हूं और जो उसके पास वाला चीज है वो सराउंडिंग है, मतलब जो वॉल है उन दोनों के बीच की वो बाउंड्री की तरह काम कर रही है। जिस कमरे में तुम बैठे हो वो सिस्टम की तरह काम कर रहा है और तुम्हारे पास वाले कमरे में या मैं खुद सराउंडिंग की तरह बिहेव करूंगा। जितना भी पार्ट उसके बाद बचा हुआ है वो सारा पार्ट सराउंडिंग की तरह बिहेव करेगा। सिस्टम को छोड़ के सारा पार्ट किसकी तरह बिहेव करेगा? सराउंडिंग की तरह। इमेजिनरी का मतलब क्या है कि जो जैसे कि हमारे पास डस्टर है, इसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं तो यहाँ पे हमें कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन ये जो सिंपल सी अगर ये वाला पार्ट, अगर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट मेरा सिस्टम के अंदर आ रहा है, लेकिन इससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर जाऊंगा तो ये पार्ट किसके अंदर आ गया? सराउंडिंग के अंदर। लेकिन यहाँ पे कोई वॉल नहीं बनी हुई है, तो ये जस्ट इमेजिनरी बाउंड्री हमें यहाँ पे इमेजिन करनी पड़ती है कि हाँ यहाँ पे एक वॉल है जो इन दोनों का कर रही सेपरेट, तो वो इमेजिनरी के फॉर्म में होगी। ठीक है, तो बाउंड्री रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, याद रखना है तुम्हें चीज। ठीक है, अब जो रियल बाउंड्री होती है उसको हम वॉल बोलते हैं सिंपल।
तो 4 टाइप की वॉल होती है। रियल बाउंड्री को क्या बोलते हैं हम? सिंपल वॉल। और 4 टाइप की वॉल होती है। पहली वॉल रिजिड वॉल। रिजिड वॉल का मतलब क्या है कि जो मूव नहीं कर सकती। जैसे कि जो तुम्हारे घर की दीवार है, क्या उसको धक्का दोगे तो पीछे चले जाएगा? क्या नहीं जाएगा। रिजिड वॉल है। रिजिड वॉल है मतलब इमूवेबल है, मूव नहीं कर सकती। और जैसा कि तुम थोड़ा फिजिक्स में पढ़ चुके हो तो कुछ वर्ड यूज कर सकता हूं, वर्क डन, P इंटू वी। तो अगर फोर्स लगा रहा हूं, वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा है, तो वर्क डन क्या हो गया? 0। तो इमूवेबल का मतलब वहां पे वर्क डन ऑफ पीवी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। मतलब उस वॉल को क्या बोलेंगे हम? सिंपल रिजिड वॉल। सेकंड है नॉन रिजिड वॉल, जो मूवेबल है। जैसे पिस्टन वगैरह हम यूज करते हैं सिलेंडर्स के अंदर, वो मूवेबल होता है। तो मूवेबल होता है तो वहां पे हम वर्क डन निकालते हैं। तो वहां पे वर्क डन कुछ आता है, या तो वर्क डन ऑन द सिस्टम आता है या वर्क डन बाय द सिस्टम आता है, किसी भी तरीके से मूव कर सकती है। तो वहां पे वर्क डन 0 नहीं होगा पीवी का। लेकिन अगर रिजिड वॉल है तो वहां पे क्या हो जाएगा? 0। थर्ड टाइप की वॉल की बात करते हैं, एडियाबैटिक वॉल। एडियाबैटिक का मतलब तुम्हें पता होगा। एडियाबैटिक का मतलब है यहाँ पे हीट एक्सचेंज क्या होता है? 0। मतलब वो क्या है? नॉन कंडक्टर ऑफ हीट। तो कोई भी एक ऐसी वॉल जहां से हम हीट को एक्सचेंज नहीं कर सकते, जनरली इंसुलेटर्स बोल सकते हो या इंसुलेटेड सिस्टम बोल सकते हो, जहां पे हम हीट एक्सचेंज नहीं कर सकते, उस टाइप की वॉल को क्या बोलेंगे हम? एडियाबैटिक वॉल। वहां पे क्यों क्या हो जाएगा? 0। फोर्थ है हमारे पास डाइथर्मिक वॉल। डाइथर्मिक वॉल के अंदर हीट एक्सचेंज होता है, तो जिसके अंदर हीट एक्सचेंज होता है वो डाइथर्मिक वॉल है। मतलब वो कंडक्टर ऑफ हीट है, वहां पे हीट एक्सचेंज होता है, मतलब क्यू की वैल्यू 0 नहीं होगी। और एडियाबैटिक वॉल के अंदर नॉन कंडक्टर ऑफ हीट है, मतलब वहां पे क्यू की वैल्यू 0 होगी। वहां पे हम हीट को एक्सचेंज नहीं कर सकते। आई थिंक यहाँ तक चीज क्लियर होगी। क्या सिस्टम, क्या सराउंडिंग होता है। बाउंड्री, बाउंड्री रियल इमेजिनरी दोनों हो सकती है। सिस्टम और सराउंडिंग को मिलकर यूनिवर्स बनता है। और एक रियल बाउंड्री को हम वॉल बोलते हैं। वॉल टोटल 4 टाइप की होती है। इसके बाद हम आगे आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम भी 3 टाइप का होता है जनरली, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब क्या है? मैं एक ओपन सिस्टम, ओपन होना। ओपन होने का मतलब क्या है कि वो सिस्टम जिसके अंदर से मास को भी एक्सचेंज कर सकते हैं और हीट को भी एक्सचेंज कर सकते हैं, वो सिस्टम को हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। जैसे कि मैं बोल रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं, या मैं एक सपोज में एक्सरसाइज कर रहा हूं, तो एनर्जी क्या हो रही? लूज हो रही है। एनर्जी लूज हो रही है मतलब हीट एक्सचेंज हो रहा है। हीट एक्सचेंज हो रहा है। सपोज मैं कई दिनों तक खाना ना खाऊं, तो क्या होगा? वेट कम हो जाएगा। मतलब मास का भी क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। ये मास कहां जा रहा है? सराउंडिंग के साथ। तो सिस्टम से, मैं सिस्टम हूं, मेरे साथ अगर मैं वेट गेन नहीं कर पा रहा या वेट मेरा कम हो गया, तो वेट क्या होगा? सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो गया। तो मास भी एक्सचेंज हो रहा है और हीट भी एक्सचेंज हो रही है। सपोज पानी गर्म कर रहे हो, बॉइलिंग वाटर, पानी गर्म किया तो कुछ इवोपरेट हो गया, तो मास क्या हो गया? कम। मास कम हो गया और हीट भी तो गई, तो हीट भी एक्सचेंज हुई प्लस मास भी एक्सचेंज होगा। ऐसा सिस्टम को हम बोलेंगे ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम मतलब मास भी एक्सचेंज हो और हीट भी क्या हो? एक्सचेंज हो। सेकेंड टाइप है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम वो जिसके अंदर मास एक्सचेंज नहीं हो लेकिन हीट एक्सचेंज हो। मास एक्सचेंज नहीं हो लेकिन हीट एक्सचेंज हो। जैसे कि सिंपल वाटर बॉटल। जो सिंपल वाटर बॉटल होता है, अगर तुम उसको रख दोगे तो अगर ठंडी बोतल है तो थोड़ी देर बाद वो गर्म हो जाती है, अगर नॉर्मल टेम्परेचर पर रखा हुआ है। क्यों? लेकिन क्या उसका कुछ पानी बाहर चला जाता है क्या? नहीं। मतलब हीट एक्सचेंज हो रहा है लेकिन मास का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन जो हमारे पास होता है जनरली प्रेस करते हैं जिससे हम, उसमें भी क्या हो रहा है? हम हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। उसकी एनर्जी को हम क्लॉथ्स के ऊपर प्रेस करने में यूज करते हैं, तो एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। तो सिंपल वाटर बॉटल या सिंपल आयरन बोल सकते हो। हमारे पास किसके एग्जांपल हो जाएंगे? क्लोज सिस्टम के। थर्ड है आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें दोनों ही एक्सचेंज ना हो, ना तो मास एक्सचेंज हो ना ही हीट एक्सचेंज हो। इस टाइप के सिस्टम को मैं क्या बोलता हूं? आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे थर्मस यूज करते हैं। थर्मस जो होता है उसके अंदर मास भी एक्सचेंज होता है, नहीं होता है, और हीट भी एक्सचेंज नहीं होता है। उस टाइप की चीज को हम सिंपल क्या बोलते हैं? उस टाइप की चीज को सिंपल बोलते हैं हम आइसोलेटेड सिस्टम। अब ये एक्सचेंज किसके साथ हो रहा है? एक्सचेंज विद सराउंडिंग। तो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज को हम क्या बोलते हैं? सिंपल। सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज में 3 टाइप के सिस्टम है, ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड। ओपन में मास हीट दोनों एक्सचेंज होगा, क्लोज्ड में ओनली हीट एक्सचेंज, मास एक्सचेंज नहीं। आइसोलेटेड में मास भी नहीं, हीट भी नहीं। आई थिंक एग्जांपल से भी चीजें क्लियर हुई हो। आगे चलते हैं। कुछ 2 टाइप के सिस्टम होते हैं, एक को बोला जाता है हेट्रोजीनियस सिस्टम और एक को बोला जाता है होमोजीनियस सिस्टम।
हेट्रोजीनियस मतलब पूरा का जो पूरा सिस्टम है उसमें ओनली एक टाइप का फेज है। जैसे अगर सॉलिड है तो ओनली सॉलिड ही है पूरा, उसके अंदर कोई लिक्विड नहीं है। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है, जिसमें ज्यादा फेजेस है। सपोज मैंने क्या किया, एक तरीके से बोल सकते हो कि यूनिफॉर्म डेंसिटी है, यूनिफॉर्म नेचर है पूरे फॉर्म में, तो होमोजीनियस है। यूनिफॉर्म नहीं है तो हेट्रोजीनियस है। दो टाइप के वो सिस्टम होते हैं। जनरली हमें ये तीन के बारे में चीजें पता होनी चाहिए कि किस टाइप से ओपन सिस्टम होता है, क्या मीनिंग होता है क्लोज सिस्टम का, और क्या मीनिंग होता है आइसोलेटेड सिस्टम का। आई थिंक बेसिक टर्मिनोलॉजी में भी और बातें करने वाले हैं। तब तक के लिए तुम्हें क्या करना है, तब तक के लिए तुम्हें ये स्क्रीनशॉट ले लेना या कहीं पे नोट डाउन करना है। तो अभी तक हमने देखा कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्री, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम के अंदर देखा। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट टर्म आने वाला है वो नेक्स्ट टर्म है स्टेट ऑफ सिस्टम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट ऑफ सिस्टम? किसी भी सिस्टम का स्टेट का क्या मीनिंग है? स्टेट का मीनिंग है कि किसी भी सिस्टम के, तो मुझे स्टेट बताना है तो स्टेट का मीनिंग है कि उसके वेरिएबल्स की वैल्यूज बता दो, कि उसका प्रेशर क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है, कितने मोल्स है उस सिस्टम के अंदर। सपोज ये कोई रूम है, उस रूम के अंदर कोई गैस फिल है तो कितने, इस रूम का टेम्परेचर, इस रूम के अंदर प्रेशर कितना लग रहा है, इस रूम का वॉल्यूम कितना है, इस रूम के अंदर कितने मोल्स है। ये सारी चीजें एक स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, कि उसकी जो भी प्रॉपर्टीज है, जो भी उसकी वेरिएबल्स है जिनको हम वेरी कर सकते हैं, उसको हम स्टेट बोलेंगे। अगर हमने उस एक वेरिएबल में से कोई भी चीज चेंज कर दी, जैसे अगर मैंने प्रेशर चेंज कर दिया, तो प्रेशर चेंज करने से उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। तो स्टेट के लिए उसकी जो वेरिएबल्स है वो कंफर्म होने चाहिए। अगर वो वेरिएबल्स हमें पता है तो हमें उसकी स्टेट पता है। अगर वो वेरिएबल हमारे पास नहीं है तो हम उसकी स्टेट को भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो स्टेट है, तो जैसे यहाँ पे स्टेट 1 बनाई हुई है। स्टेट 1 में प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है। मैंने क्या किया, इन प्रेशर को P2 कर दिया, वॉल्यूम को V2 कर दिया और टेम्परेचर को T2 कर दिया। मतलब मैंने स्टेट क्या कर दी, चेंज। पहले स्टेट 1 था, अब स्टेट 2 में चला गया। P2 हो गया, V2 हो गया, T2 हो गया। अब जरूरी नहीं है कि तीनों के तीनों पैरामीटर चेंज किए जाए। अगर एक भी चेंज करोगे तो भी स्टेट चेंज हो जाएगी। एक भी पैरामीटर चेंज किया तो स्टेट चेंज। अगर स्टेट को डिफाइन करना है तो उसके पैरामीटर कंफर्म होने चाहिए, वही होने चाहिए P1, V1, T1। अगर यहाँ पे P2 कर दिया तो वो कोई और डिफरेंट स्टेट हो जाएगी। तो स्टेट का मीनिंग क्या है, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम अंडर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशंस। ये कंडीशंस होनी चाहिए कि P1 की वैल्यू ये, V1 की वैल्यू कुछ और T1 की वैल्यू कुछ है, तभी वो स्टेट 1 है। समझ में आ रहा है? अगर P1 की वैल्यू 2 atm है, सपोज T1 की वैल्यू 300 केल्विन है, वॉल्यूम 5 लीटर है, तो वो कंडीशन इस स्टेट 1 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो एक सेट ऑफ कंडीशंस किसी भी स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। और अगर हमने उस इनमें से कोई भी वेरिएबल को अगर चेंज कर दिया तो स्टेट चेंज हो जाएगी। सिंपल सी चीज है। हमने अगर वेरिएबल चेंज किया तो स्टेट भी क्या हो जाएगी, चेंज। तो PVT जो वेरिएबल्स है, एक्सप्रेस द स्टेट ऑफ अ सिस्टम, ये हमें सिस्टम की एग्जिस्टेंस के बारे में बताते हैं। ये उनकी कंडीशन है कि ये कंडीशन आ जाएगी तो ये स्टेट होगी। नेक्स्ट टर्म है इसके बाद स्टेट वेरिएबल्स। जैसे कि पहले बात को, जो स्टेट वेरिएबल का मतलब क्या है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, जो वेरी कर सकते हैं। प्रेशर चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है। तो द प्रॉपर्टीज विच चेंज द स्टेट ऑफ द सिस्टम आर कॉल्ड एज स्टेट वेरिएबल्स। मतलब अगर हमने स्टेट चेंज हो रही है तो ये स्टेट चेंज कब होगी, जब ये तीनों चेंज हो गए या इनमें से कोई एक चेंज होगा। मतलब वो वेरिएबल्स जो स्टेट चेंज होने पे चेंज होते हैं उनको हम स्टेट वेरिएबल बोलते हैं। सिंपल सी भाषा में बात करूंगा, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे हम सिंपल सा समझेंगे कि किसी के भी जो प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज की कुछ फिक्स वैल्यू है, वो फिक्स वैल्यू किसी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर हमने उस वैल्यू को चेंज किया तो स्टेट चेंज हो जाएगा। और उन्हीं वैल्यूज को या उन पैरामीटर्स को हम स्टेट वेरिएबल बोलते हैं। बहुत ज्यादा सिंपल सी चीज है। आगे चलते हैं स्टेट एंड पाथ फंक्शन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, स्टेट एंड पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। स्टेट फंक्शन वो फंक्शन जो ओनली स्टेट पे डिपेंड करता हो। स्टेट पे डिपेंड करने का क्या मीनिंग है कि जैसे मैंने क्या किया, मैंने
हमेशा मार्कर ही गर्म करना पड़ता है। ये मार्कर है, इसको मैं जैसे 25 डिग्री सेल्सियस लिया था, 25 डिग्री सेल्सियस पे मैंने इसको लिया और मैं इसको हीट दे रहा हूं 25 से 35 चला गया। तो क्या हुआ, अब मैंने किस तरीके से हीट दी वो तो नहीं पता, बस मैंने क्या किया, T1 25 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस पे लेके चला गया। मतलब मुझे बस इनिशियल और फाइनल स्टेट पता है, बस मुझे उसकी स्टेट पता है, मुझे ये नहीं पता है कि मैंने उसको किस तरीके से लेके गया हुआ। सपोज मान लेते हैं कि खाना तो बनाना सबको नहीं आता, किसी को नहीं आता तुम में से खाना बनाना। तो ये बात करता है यहाँ पे कि हमारे पास कोई चीज है, इसको मैं गर्म कर रहा हूं। एक ये तरीका है कि जस्ट इसके नीचे मैंने बर्नर रख दिया। हाँ, ये भी कोई भी चीज हो सकती है। यहाँ पे मैंने इसके बर्नर रख दिया, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने एक और तरीका अपनाया, मैंने इतना नीचे बर्नर रख दिया, यहां से गर्म कर रहा हूं, इतना नीचे से गर्म कर रहा हूं। अब गर्म करके देखो, एक टेम्परेचर ये भी चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी टेम्परेचर, यहाँ पे जल्दी टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हीट जल्दी से मिल रही है। यहाँ पे टेम्परेचर टाइम लगेगा, यहाँ पे भी टेम्परेचर को 25 से 35 पहुंच जाएगा, जल्दी पहुंच जाएगा। यहाँ पे टाइम लगेगा, टाइम लग रहा है, लेकिन दोनों में पहुंच तो रहा है ना। मतलब जो टेम्परेचर आ रहा है वो इसमें भी पहले 25 था, लास्ट में 35 है, इसमें भी पहले 25 था, लास्ट में 35 है। मतलब उसको फर्क नहीं पड़ रहा टेम्परेचर को कि किस तरीके से मुझे लाया गया है, मतलब किस तरीके से उसके अंदर चेंज हुआ है। बस चेंज हो गया है, उस चीज को हम क्या बोलेंगे, स्टेट में चेंज हो गया। स्टेट से पता लगा पा रहे हैं कि उसके अंदर चेंज हो रहा है, कैसा पाथ फॉलो किया, किस तरीके से मैंने उसका टेम्परेचर चेंज किया, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इस तरीके से प्रेशर भी है, तो प्रेशर मैंने किस तरीके से अप्लाई किया उस पर भी डिपेंड करता है। इस तरीके से वॉल्यूम हो गया, इसी तरीके से एंथैल्पी, एंट्रोपी एक तरीके से आगे हम पढ़ने वाले हैं। एंट्रोपी का मतलब सिंपल रेंडमनेस होता है, मॉलिक्यूल्स के अंदर रेंडमनेस को एंट्रोपी से एक्सप्लेन करते हैं हम। तो ये सारी चीजें क्या होती है, स्टेट फंक्शन। अब थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं कि जब कभी भी कोई भी साइक्लिक प्रोसेस होगी, साइक्लिक प्रोसेस के बारे में से मैं आगे बताने वाला हूं, लेकिन तुम थर्मोडायनामिक्स में पढ़ चुके होंगे कि वो प्रोसेस जिसके अंदर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो जाती है उसको हम साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। तो साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जिसका समेशन, चेंज इन स्टेट का जो समेशन होता है, जिसके अंदर साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जिसका समेशन 0 हो जाए। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन का मतलब है समेशन, और ये जो यहाँ पे राउंड बनाया हुआ है इसका मतलब है साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो समेशन निकल के आता है, अगर वो 0 हो जाता है, तो जिसके अंदर भी ऐसा होगा वो x क्या होगा, स्टेट फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। तो किसी भी स्टेट फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसका साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो समेशन निकल के आता है वो हमेशा 0 निकल के आता है। जब जिस किसी भी प्रोसेस के अंदर ऐसा होगा वो किस टाइप का होगा, हमारा स्टेट फंक्शन निकल के आएगा। ठीक है, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, जिस तुम्हें इन्फॉर्मेशन है तो पता होनी चाहिए। इसके बाद आते हैं पाथ फंक्शन पे। पाथ फंक्शन वो फंक्शन जो पाथ पे फॉलो करता है। क्या पाथ फॉलो किया उस पे डिपेंड करेगा, स्टेट पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे कि सपोज मानते हैं कि सपोज तुम आईएसपी के अंदर भी बैठे हो तो तुम्हें घर जाना है। घर जाने के डिफरेंट तरीके। स्टेट 1 है आईएसपी, स्टेट 2 है तुम्हारा घर। डिफरेंट तरीके हैं। ऑटो ले सकते हो, पैदल जा सकते हो, कार में जा सकते हो, बाइक से जा सकते हो। तो हो क्या रहा है कि हम वहां पे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए डिफरेंट पाथ फॉलो कर रहे हैं। तो अगर डिफरेंट पाथ वहां पे हम फॉलो कर रहे हैं तो किसके अंदर ज्यादा काम करना पड़ेगा, पैदल चलेंगे तब, गाड़ी में जाएंगे तो इससे जाएंगे, कम काम करने पड़ेगा। वर्क क्या लग रहा है वहां पे, कम। इसी तरीके से अगर ऑटो में जाओगे तो थोड़ा बहुत चलना पड़ सकता है, थोड़ा दूर अगर ऑटो रुकेगा तो घर तक जाने के लिए टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। मतलब स्टेट 1 और स्टेट 2 सबके लिए सेम है, लेकिन सबका वर्क क्या लग रहा है, अलग अलग। मतलब जो वर्क है वो ऐसा फंक्शन है कि वो पाथ पे डिपेंड करेगा। जो पाथ फॉलो करोगे उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी वैल्यू निकल के आएगी। मतलब हर एक कंडीशन में वैल्यू अलग अलग है, मतलब वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है। जो पाथ फॉलो करोगे उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू तुम्हारी निकल के आएगी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो इसी वजह से वर्क जो होता है वो पाथ फंक्शन होता है। अब हीट के बारे में बात करते हैं। हीट के लिए ये एग्जांपल सबसे बेस्ट है। यहां से मैंने अभी टेम्परेचर चेंज किया था 25 टू 35 डिग्री सेल्सियस, 25 से 35 लेके गया। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है,
इसमें ज्यादा टाइम तक रखना पड़ेगा ना, इसमें जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ हीट मुझे क्या देनी पड़ेगी, कम। मुझे यहाँ हीट क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने में टाइम ज्यादा लगेगा। तो यहाँ जो हीट होगी वो हीट ज्यादा देनी पड़ेगी, यहाँ पे हीट क्या देनी पड़ेगी, कम। लेकिन दोनों का स्टेट 1 और स्टेट 2 तो क्या सेम है ना। पहला का स्टेट 1 25 डिग्री सेल्सियस है, स्टेट 2 35 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे भी स्टेट 1 स्टेट 2 सेम है, यहाँ पे भी स्टेट 1 स्टेट 2 सेम है। लेकिन दोनों के अंदर जो हीट लग रहा है वो क्या लग रहा है, डिफरेंट। मतलब हीट में किस तरीके से दे रहा हूँ इस पे चीज पे डिपेंड करेगा। मतलब हीट भी क्या तरीका हो गया, पाथ पे डिपेंड कर गया। कहीं हीट ज्यादा लग रही है, कहीं हीट पे कम लग रही है। वो डिपेंड करेगा कि हम किस तरीके से उसका टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। तो हीट और वर्क जो दोनों होते हैं वो दोनों पाथ फंक्शन होते हैं। अब थोड़ी सी यहाँ पे चीजों को समझने के लिए कुछ इजी चीजें निकालते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ओनली 2 ही ऐसे फंक्शन है जो पाथ फंक्शन होते हैं, बाकी सारे स्टेट फंक्शन है। याद रख सकते हो उसकी चीज को कि ओनली वर्क और हीट को छोड़ के बाकी सारे स्टेट फंक्शन होते हैं। बस यही तुम्हें याद रखना है। अगर कंफ्यूजन होता भी है तो सिंपल याद रख सकते हो कि वर्क और हीट ये 2 को छोड़ के बाकी सारे स्टेट फंक्शन ये दोनों ही ओनली पाथ फंक्शन होते हैं। जिसने लिख लिया होगा वो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले या फिर इसको नोट डाउन कर ले। तो अब चलते हैं हम अपनी अगली टर्मिनोलॉजी की तरफ, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज काफी अलग वर्ड है। पहले इन वर्ड का मीनिंग समझते हैं, फिर क्या इनसे हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो भी समझेंगे। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज जो मास चेंज होने पर चेंज नहीं होती है। सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज जो मास चेंज होने पर चेंज नहीं होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। समझते हैं कौन सी प्रॉपर्टीज है जो मास चेंज होने पे चेंज नहीं होती। सपोज ये कमरा है जिसके अंदर तुम बैठे हुए हो, किसी कमरे के अंदर तुम बैठे हुए हो, उसका कुछ टेम्परेचर है। मैंने क्या किया, उस कमरे को बीच से दीवार से उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो उस कमरे का मास मैंने क्या कर दिया, आधा। तो क्या टेम्परेचर पे कोई फर्क पड़ा? टेम्परेचर तो पहले जितना था उतना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो टेम्परेचर अगर मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो टेम्परेचर कैसी प्रॉपर्टी हो गई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं फिर और एग्जांपल देखते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी मतलब मास प्रेजेंट इन द सिस्टम, इट मींस मास इंडिपेंडेंट। इंटेंसिव से इंडिपेंडेंट, इधर भी इन आ रहा है इधर भी इन आ रहा है। मास से इंडिपेंडेंट है तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगला मैंने लिखा हुआ है जैसे कि प्रेशर देख लेते हैं। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तुम मास चेंज कर दोगे लेकिन पर यूनिट एरिया तो नहीं होगा ना चेंज। पर यूनिट एरिया पे तो जितना प्रेशर लग रहा होगा उतना ही लगेगा। सपोज ये कंटेनर है, इस कंटेनर को मैंने, कोई कंटेनर है हमारे पास, कोई कंटेनर, उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो मोल्स भी तो आधे हो गए। मोल्स आधे हो गए तो प्रेशर जितना पहले लग रहा था उतना ही बाद में लगेगा। और प्रेशर अगर बाद सेम लगेगा, क्यों? क्योंकि प्रेशर होता है फोर्स पर एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट पे डिपेंड कर रहा है। मतलब वो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। और अगर मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। डेंसिटी 2 पार्ट में डिवाइड करने पे क्या डेंसिटी आधी हो जाएगी? सपोज अगर मैं बात करता हूँ कि पानी का एक गिलास तुम्हारे पास भरा हुआ है, उस पानी एक को साथ में गिलास लो और आधा उस गिलास में डाल दो। अब आधा पानी बचा, मतलब मास क्या हो गया, आधा। अगर मास आधा हो गया तो क्या वाटर की डेंसिटी पे कोई फर्क पड़ा? वाटर की डेंसिटी पहले भी 1 ही थी, बाद में भी कितनी, 1 ही तो है। अगर डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है, अगर तुमने मास उसका चेंज कर दिया, और अगर मास उसका चेंज कर दिया और डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब वो कौन सी प्रॉपर्टी है, डेंसिटी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का मीनिंग समझ में आ रहा है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मीनिंग है सिंपल, जो मास से इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, जो मास से इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। विस्कोसिटी का पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि विस्कोसिटी क्या होता है, फ्लो होने की टेंडेंसी को जनरली हम एक्सप्रेस करता है। तो मास कितना भी हो, अगर वो फ्लो हनी है जैसे, तो हनी को अगर तुम या तो 5 ग्राम ले लो या 100 ग्राम ले लो,
उसकी विस्कोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि विस्कोसिटी डिपेंड करती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस तो सेम ही रहेंगे ना। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सेम है तो मास तुम चाहे कितना भी ले लो, उसके फ्लो पे कोई डिपेंड नहीं पड़ेगा, उसकी विस्कोसिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और फर्क नहीं पड़ेगा मास से तो किस टाइप की प्रॉपर्टी होगी? इंटेंसिव। क्या बीपीएमपी पे पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अगर टेम्परेचर पे ही नहीं पड़ रहा है तो बीपीएमपी पे कैसे पड़ेगा? बीपीएमपी भी एक तरीके से क्या है, चाहे तो 5 ग्राम लो, अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है, चाहे तो 100 ग्राम लो, फिर भी उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना रहेगा? 100 ही रहेगा। तो अगर मास चेंज करने पे उसके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट एक तरीके से क्या होगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। आई थिंक इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मीनिंग समझ में आ गया होगा। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मीनिंग वो प्रॉपर्टीज मैटर की जो मास से इंडिपेंडेंट हो। अगर मास चेंज किया तो उस प्रॉपर्टीज पे क्या आ जाएगा? उस प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं आएगा। उस चीज को हम क्या बोलेंगे? सिंपल इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव जस्ट इसका रिवर्स, मतलब जो मास पे डिपेंड करे। मास पे डिपेंड क्या क्या करेगा? वॉल्यूम। अगर मैंने ये मेरे पास मार्कर है, इस मार्कर को मैंने से आधा कट कर दिया तो उसका वॉल्यूम भी क्या हो गया? आधा हो गया। जिस कमरे में तुम बैठे हुए हो, अगर मैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं तो उस रूम का वॉल्यूम भी क्या हो गया? चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि तुमने उसका मास चेंज किया है। तो अगर मास चेंज करने पे किसी प्रॉपर्टी चेंज होती है तो उस प्रॉपर्टी को एक्सटेंसिव बोलते हैं। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम विच डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम, जैसे कि मास डिपेंडेंट। तो मास भी एक तरीके से क्या हो गया? मास डिपेंडेंट हो गया, अपना वॉल्यूम हो गया, एनर्जी 5 ग्राम को गर्म करने के लिए कम एनर्जी चाहिए, 50 ग्राम को गर्म करना है तो एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो सिंपल है कि मास पे डिपेंड कर रहा है। अगर मास कम है तो एनर्जी कम प्रोवाइड करनी पड़ेगी, मास ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड करने की। मतलब एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? एनर्जी मास पे डिपेंड कर रही है। मास कम हुआ तो कम देंगे, मास ज्यादा हुआ तो ज्यादा देनी पड़ेगी। एंथैल्पी भी एक तरीके से एनर्जी का ही टाइप है। एंट्रोपी बताया मैंने लास्ट लेक्चर, रेंडमनेस को रिप्रेजेंट करती है। रेंडमनेस मतलब मॉलिक्यूल्स ज्यादा है तो रेंडमनेस ज्यादा। मॉलिक्यूल ज्यादा होने का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल ज्यादा होने का मतलब है सिंपल कि मास ज्यादा है। मास ज्यादा है तो एंट्रोपी ज्यादा, मास कम है तो एंट्रोपी कम। मतलब मास पे डिपेंड कर रही है, और अगर मास पे डिपेंड कर रही है तो ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो सिंपल इंडिपेंडेंट मास से इंटेंसिव याद रखना है, बाकी बचा पार्ट एक्सटेंसिव हो जाएगा। एक्सटेंसिव मतलब मास डिपेंडेंट, इंटेंसिव मतलब मास इंडिपेंडेंट। इतना भी याद रख लोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा कि वो प्रॉपर्टीज जो मास से इंडिपेंडेंट होती है उसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, और वो प्रॉपर्टी जो मास से डिपेंडेंट होती है उसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। आई थिंक यहां तक तुम्हारी सारी टर्मिनोलॉजी है वो क्लियर होगी। सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री, रियल बाउंड्री, इमेजिनरी बाउंड्री, types of system, open system, closed system and isolated system, homogeneous system, heterogeneous system, state of a system, state variables, path function, state function, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद, ये सारी टर्मिनोलॉजी पढ़ने के बाद अब हम जंप करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पे कि कितने टाइप्स की थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होती है और थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता क्या है। तो सबसे पहले डेफिनेशन को देखते हैं, उसके बाद इसके प्रोसेस को जनरली हम देखेंगे। अ सीरीज ऑफ ऑपरेशन मेड ऑन थर्मोडायनेमिक सिस्टम, उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम पे हम एक ऑपरेशंस करते हैं। ऑपरेशंस करना मतलब उसका वेरिएबल चेंज करना। यहाँ पे ऑपरेशन चेंज करने का मतलब क्या है? उसके वेरिएबल को चेंज करना मतलब ऑपरेशन करना। सिंपल सिस्टम इन ऑर्डर टू चेंज इट फ्रॉम वन स्टेट टू अदर। अब अगर हमने वेरिएबल चेंज किया तो मतलब क्या हो गया? उसका स्टेट चेंज हो गया। तो स्टेट चेंज करने के लिए हमें वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा। वेरिएबल चेंज करने की जो प्रोसेस होगी उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। मतलब किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है तो जो प्रोसेस फॉलो करनी है वो प्रोसेस क्या है? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। बहुत ज्यादा सिंपल डेफिनेशन कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए जो प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है वो प्रोसेस कैसे फॉलो होगा? जब हम उसके टेम्परेचर या उसके वेरिएबल्स को वेरी करेंगे। सबसे फर्स्ट प्रोसेस हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस। ये कुछ जाने पहचाने वर्ड्स होंगे तुम्हारे पास। आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस जिसमें हम टेम्परेचर को थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट रखते हैं, टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं करते हैं। उस प्रोसेस को हम सिंपल क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम सिंपल बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। अ प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डज नॉट चेंज थ्रू आउट द प्रोसेस। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस T कांस्टेंट होगा। T कांस्टेंट होगा तो जो स्टेट 1 का है वह स्टेट 2 का है, मतलब उनके बीच का जो चेंज आएगा वो क्या आएगा? 0।
क्योंकि इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर तो सेम है और फाइनल टेम्परेचर तो उनके बीच में चेंज क्या आ जाएगा 0, तो डेल्टा टी क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे 0। बहुत ज्यादा सिंपल। सेकेंड प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब है वो प्रोसेस जिसके अंदर हमें हीट एक्सचेंज नहीं करना पड़ रहा है। किसके साथ एक्सचेंज नहीं करना पड़ रहा है? सिस्टम को सराउंडिंग के साथ या सराउंडिंग को सिस्टम के साथ हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है। हीट एक्सचेंज मतलब वहां पे हमें हीट नहीं देनी पड़ रही है, ना ही रिलीज हो रही है, ना ही एब्जॉर्ब कर रहा है। तो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग डज नॉट टेक्स प्लेस फॉर एडियाबेटिक Q इक्वल टू 0। क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिमाग में आना भी चाहिए वो क्वेश्चन कि मैंने यहाँ पर P कांस्टेंट लिखा था, यहाँ पे Q 0 लिख दिया, मैंने यहाँ पे डेल्टा T लिखा, मैंने यहाँ पे डेल्टा Q क्यों नहीं लिखा? मैंने Q इक्वल टू 0 क्यों लिखा? डेल्टा Q इक्वल टू 0 क्यों नहीं लिखा? Q कांस्टेंट बोल देता। Q कांस्टेंट क्यों बोलना? Q एक पाथ फंक्शन है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। पाथ फंक्शन मतलब जब तक, पाथ फंक्शन का मतलब क्या है? पाथ फंक्शन का मतलब जो स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, तो जो स्टेट पे डिपेंड कर रहा है वहां पे डेल्टा आएगा। जो स्टेट पे डिपेंड नहीं कर रहा है मतलब Q कांस्टेंट होने का मतलब क्या? हम हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं तो Q तो 0 होगा नहीं। Q 0 का मतलब हीट दे ही नहीं रहे हैं, मतलब वहां पे हीट नहीं दे रहे हैं, हीट नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि उसकी वैल्यू क्या है? 0। डेल्टा Q वर्ड यहाँ पे यूज नहीं करेंगे क्योंकि इनिशियल स्टेट का कोई Q होगा क्या? फाइनल स्टेट का कोई Q होगा क्या? नहीं होगा। स्टेट 1 से स्टेट 2 जाने में जो हीट लगी वो Q है, लेकिन यहाँ पे डेल्टा T बोल रहे हैं तो इनिशियल स्टेट का कुछ T होगा, फाइनल स्टेट का कुछ T होगा, लेकिन वहां पे इनिशियल स्टेट का Q नहीं होगा, फाइनल स्टेट का Q नहीं होगा। Q आएगा कि यहां से यहां जाने में जितना हीट दिया वही Q है। यहाँ पे टेम्परेचर नहीं दे रहे, यहाँ पे हम टेम्परेचर बढ़ेगा क्यों? क्योंकि हम हीट देंगे। चीज समझ में आ रही होगी शायद क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे कभी भी एडियाबेटिक प्रोसेस बोले तो डेल्टा Q 0 नहीं होगा, Q 0 होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आगे चलते हैं थोड़ा, तो इसके बाद हम चलते हैं अपनी थर्ड प्रोसेस की तरफ जो है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब सिंपल क्या है कि वो प्रोसेस जिसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट हो। पूरी प्रोसेस कर ली लेकिन प्रेशर में कोई चेंज नहीं किया, उस प्रोसेस को हमने क्या नाम दे दिया? सिंपल आइसोबारिक प्रोसेस। तो प्रेशर प्रोसेस इन विच द प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रूआउट द प्रोसेस, मतलब एक आइसोबारिक के अंदर P कांस्टेंट होगा, मतलब उसका डेल्टा P क्या हो जाएगा? 0। डेल्टा P 0 है, P 0 नहीं है क्योंकि P भी एक स्टेट फंक्शन है, वो पाथ फंक्शन नहीं है। इनिशियल कुछ प्रेशर था, बाद में कुछ प्रेशर हो गया, समझ में आ रहा है? इस वजह से डेल्टा P यूज कर रहा हूं। डेल्टा P, डेल्टा वर्ड कब यूज होगा? डेल्टा वर्ड कब यूज होगा? एक और चीज दिमाग में बिठा लो कि डेल्टा वर्ड कब यूज होगा? जब स्टेट आएगा। डेल्टा वर्ड कब यूज होगा? डिफरेंस कब यूज होगा? जब स्टेट फंक्शन होगा। डेल्टा वर्ड पाथ फंक्शन के लिए यूज नहीं होता है। जहां पे भी डेल्टा आ रहा है वो सारे स्टेट फंक्शन है, जिसके आगे डेल्टा नहीं आता वो, डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस, मतलब वो पाथ फंक्शन है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। आगे चलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। अ प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट है, पूरे के पूरे प्रोसेस में वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो उस प्रोसेस को हमने सिंपल क्या बोल दिया? उस प्रोसेस को हमने सिंपल बोल दिया आइसोकोरिक प्रोसेस। V कांस्टेंट, डेल्टा V 0। चीज समझ में आ रही होगी, V कांस्टेंट है, डेल्टा V 0 है। लास्ट साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस अ प्रोसेस इन विच इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इज सेम, मतलब जहां से शुरू किया था वहीं आके खत्म कर दिया, उस चीज को क्या बोल दिया? साइक्लिक प्रोसेस। जैसे कि थोड़ा सा डायग्राम से समझाया हुआ है। स्टेट 1 था, स्टेट 1 से मैंने कुछ वेरिएबल चेंजेस किए और स्टेट 2 में चला गया, फिर वेरिएबल को चेंज किए स्टेट 3 में, और जब स्टेट 3 से वेरिएबल चेंज किए तो जो वेरिएबल निकल के आए चेंज करने के बाद वो स्टेट 1 के बराबर हो गए, मतलब जो स्टेट 1 के वेरिएबल थे वही निकल के आगे वापस, मतलब हम वापस स्टेट 1 में पहुंच चुके, मतलब जहां से शुरू किया था हम वही आ चुके। तो स्टेट वापस अगर हम अचीव कर लेते हैं तो उस टाइप की प्रोसेस को हम सिंपल क्या बोलते हैं? साइक्लिक प्रोसेस। आई थिंक चीज क्लियर होगी। इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, थर्मोडायनामिक प्रोसेस और उसके डिफरेंट टाइप्स। तो अगर चीज समझ में आ गई हो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लोगे या फिर इसको कहीं नोट डाउन कर लोगे।